नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज हुई शुरुआत। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में दिवंगत वर्तमान सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू को दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा के सभी सदस्यों ने पूर्व सांसद सुशील टिरिया, देवी बख्श सिंह, पूर्णमासी राम और केपी उन्नीकृष्णन को भी दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लाने की अनुमति ली जाएगी। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ने ये प्रस्ताव वो रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, कांग्रेस बगैर आधार के बना रही है मुद्दा। राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने आज विपक्ष को लिया आड़े हाथों। विपक्ष की चर्चा से भागने की आदत के कुछ उदाहरण जेपी नड्डा ने किए पेश और विपक्ष को दिखाया आईना। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही की शुरुआत की। इस दौरान सदन में T20 वर्ल्ड कप में जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को दी गई बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में आज राज्यसभा में उन्होंने दिया बयान। उन्होंने कहा, भारत ने ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध में शांति की अपील की और जल्द हमले रोकने की मांग की। साथ ही विदेश मंत्री ने भारत में उस इलाके में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित मंत्रालय से इस मामले में लगातार प्रयास करते रहने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री बजट के बाद चौथे वेबिनार में हुए शामिल। ये वेबिनार सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर किया गया आयोजित। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित 22 बजट घोषणाओं पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने, उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य, उनके स्किल और शिक्षा पर विशेष तौर पर दिया जोर। धरना मंच से ममता बनर्जी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर अपनी बर्बादी नहीं चाहते तो भाजपा के चक्कर में मत पड़िए। साथ ही अभिभावकों को लिया आड़े हाथों। पूछा, आप भाजपा के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? इतिहास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मुसलमानों को कौन लाया? इस सवाल पर ममता ने गांधी, नेहरू और आम्बेडकर का नाम लेते हुए कहा कि ये बंटवारे के समय का फैसला था, तब तो इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। सबसे विवादित बयान में ममता बनर्जी ने कहा कि यदि एक खास समुदाय एकजुट हो जाए तो घेर ले तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के आम लोगों को भी निशाने पर ले लिया। एक देश एक चुनाव से जुड़ी खबर। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद परिसर के पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में। जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद पीवी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के सामने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली को किया गया आमंत्रित। आज होने वाली बैठक में समिति विशेषज्ञों और वरिष्ठ नेताओं की राय सुनने के बाद प्रस्तावित विधेयकों के संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कालीघाट स्थित शक्तिपीठ के आदिकाली मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन पूजन किए और मां का लिया आशीर्वाद। जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो बाहर टीएमसी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूजा के बाद मंदिर से बाहर आकर ज्ञानेश कुमार ने कहा, मां काली सबका भला करे। उन्होंने कहा, देवी काली सभी को दे आशीर्वाद। भाजपा ने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल दौरे पर आई आयोग की टीम का सहयोग न करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और उनकी सरकार चुनाव आयोग के कर्मचारियों का सहयोग नहीं कर रही। इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2026 का 7वां एडिशन 24 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। इस एक्सरसाइज ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत किया।
धर्म गार्डियन 2026 के दौरान भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, शहरी युद्ध और कठिन इलाकों में कॉम्बैट ड्रिल पर दिया जोर। एक्सरसाइज के विशेष आकर्षण से शक्ति वैलिडेशन एक्सरसाइज भी शामिल थी, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। इस दौरान ड्रोन और अन्य मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऑपरेशनल प्रभावशीलता को बढ़ाया गया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत सरकार एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में और हवाई टिकट के दामों पर भी रख रही है नजर, ताकि किराया ज्यादा ना बढ़े। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अपनी एयरलाइन से फ्लाइट की जानकारी लेते रहें। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा, भारतीय घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा पश्चिम एशिया से भारत के लिए रविवार को कुल 49 उड़ानें निर्धारित थी। 8 मार्च को भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित होने वाली जो करीबन 270 से ज्यादा उड़ानें थी, वो रद्द कर दी गई। इस बीच एयर इंडिया यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए 10 से 18 मार्च तक 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को भारतीय एयरलाइंस की 51 उड़ानें पश्चिम एशिया से भारत आई। इन उड़ानों में करीबन 8000 से ज्यादा यात्री पहुंचे भारत। वहीं रविवार को एयर इंडिया के साथ साथ इंडिगो, स्पाइस जेट और आकाशा एयर ने कुल 49 उड़ानें चलाने की योजना बनाई। ये उड़ानें दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजरह, मस्कट और जेद्दा जैसे शहरों से भारत के लिए तय की गई थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने एल नीनो प्रभाव के कारण मलावी में आई सूखा स्थिति के बाद खाद्य सुरक्षा की दिशा में मलेवी के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता भेजी है। ये कदम भारत की वैश्विक दक्षिण देशों के प्रति निरंतर समर्थन की प्रतिबद्धता की ओर दृढ़ संकल्प पेश करता है। भारत द्वारा ये भेजी गई सहायता दक्षिण सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजधानी दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन को गंभीर चूक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अपमान देश के संविधान का है, देश के आदिवासियों का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध जनता पश्चिम बंगाल की एक आदिवासी के अपमान के लिए कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति भी माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज ममता बनर्जी और उनकी सरकार के आचरण से देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसी कड़ी में एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य की गरिमा का प्रतीक और इसे हमेशा उच्चतम सम्मान और शिष्टता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया। रविवार को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान और रणबांकुरा डिवीजन ने चुरू के साइंस स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह और चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिवारों ने लिया भाग। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सैन्य हेलीकॉप्टरों का युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया। समारोह में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आर्मी कमांडर ने कहा, वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों में पूर्व सैनिक हमारी सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत के 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 10 से 14 मार्च के दौरान छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना। वहीं आज और कल गुजरात क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में 11 मार्च के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और
रायलसीमा तथा उत्तरी तमिलनाडु के आसपास के कुछ जिलों में भी गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना। दिल्ली में आज मौसम सामान्य, दोपहर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना, वहीं इसके साथ 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में आज बारिश की संभावना। वक्ती ब्रेक आप देखते रहिए डीटी न्यूज। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद का स्वागत और करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बात शेयर बाजार की, जहां घरेलू अगर कारोबार की बात की जाए तो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 2346 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी में 709 अंकों का दबाव देखा गया। सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें सोने का दाम 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंचा। चांदी की कीमत में भी गिरावट, जिसमें चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। भारत का वस्त्र उद्योग बढ़ती वैश्विक मांग और घरेलू बाजार के कारण वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन रहा है। केंद्रीय बजट में इसे रोजगार, निर्यात और टिकाऊ विनिर्माण के रूप में प्राथमिकता दी गई। केंद्र सरकार ने निर्यात किए गए कार्गो को भारत वापस लाने के लिए नियमों को किया आसान। इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित होना है। केंद्र सरकार की ओर से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब मध्य पूर्व में तनाव के कारण कई भारतीय जहाज अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में असफल रहे और कई जहाज दोबारा से भारतीय बंदरगाहों पर लौट रहे हैं। भारतीय महिलाओं के द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आवंटन 5 वर्षों में कुल पोर्टफोलियो का लगभग 10% से बढ़कर 32%। लगभग 4 साल में पहली बार तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार। ये इजाफा पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध की वजह से सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट आने की अटकलों की वजह से हुआ है। ब्रेंट क्रूड 15% बढ़कर $106.94 प्रति बैरल, जो पिछले हफ्ते ही 28% चढ़ चुका है, जबकि यूएस क्रूड 17% बढ़कर $106.75 प्रति बैरल। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच पिछले हफ्ते जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में करीब 21,831 करोड़ रुपए की निकासी की है। केंद्र सरकार ने रविवार को 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत असम में पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 299 करोड़ रुपए से अधिक जारी करने की घोषणा की। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने रविवार को घोषणा की कि राज्य के आगामी बजट 2026-27 में प्रदेश के 3.5 लाख महिलाओं के कल्याण के लिए 350 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारत ने अन्य देशों से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रियल बैठक रविवार को लंदन में होगी आयोजित। बैठक में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंत्री स्तरीय रिट्रीट में लिया भाग। ईरान ने आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खमनई को नया सुप्रीम लीडर बनाने का किया ऐलान। मुज्तबा इजरायली अमेरिकी हमले में मारे गए अली हुसैनी खमनई के बेटे हैं, जिन्हें ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने चुना है। दरअसल 88 मौलवियों की एक्सपर्ट असेंबली को खमनई का वारिस चुनने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें 56 वर्षीय मुज्तबा का नाम सबसे ऊपर पाया गया। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ईरानी यूएवी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया, जो देश के निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक और बड़ी हमले की लहर को अंजाम देने का दावा किया। इस ऑपरेशन में तेहरान स्थित ईरानी शासन से जुड़े सुरक्षा और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में लगभग 50 एम्यूनिशन बंकर, एक बासिज बेस, इंटरनल सिक्योरिटी कमांड सेंटर और IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्स के कंपाउंड को तबाह किया गया। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने रविवार को पुष्टि की कि सेना ने तेहरान के केंद्रीय क्षेत्र में हमला किया, जिसमें अबुल कासिम बबाइन की मौत हो गई है। एक और अमेरिकी सैन्य सदस्य ने ईरान के पहले जवाबी हमले के कारण रविवार को अपनी जान गंवा दी। इससे ईरान के साथ युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 7 हुई। ईरान में विपक्ष ने मिलिट्री एक्शन का सपोर्ट करने के लिए लंदन में इजरायली एम्बेसी तक मार्च किया, जिसमें सैकड़ों ईरानी शाही समर्थक शामिल हुए। इस मार्च में मौजूद समर्थकों के हाथों में इजरायली और US के झंडों के साथ ईरान से निर्वासित रजा पहलवी की तस्वीरें थीं, जो 1969 में ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका में बसे हुए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने ईरान में 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला आत्मरक्षा के अधिकार का हिस्सा है। ईरान की राजधानी तेहरान में नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमनई के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके साथ ही लोग सड़कों पर उतरकर अपनी इमारतों की बालकनियों में मुश्तबा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नियुक्ति को सिरे से खारिज करते हुए मुश्तबा को एक हल्का फुल्का व्यक्ति बताया। कोलंबिया में रविवार को नई कांग्रेस चुनने और इंटर पार्टी प्राइमरी प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बाद T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। मैच में भारत के 255 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमटी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन की विस्फोटक पारी खेली। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के लिए पूरे देश में जश्न का माहौल। भारत के खिताब जीतते ही खेल प्रेमी जश्न में डूबे। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए, तिरंगा लहराते हुए लोग नाचते गाते नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ICC पुरुष T20 विश्व कप शानदार अंदाज में जीतकर इतिहास के कई शिखर छूने वाली टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई देते हुए लिखा, ये शानदार जीत अद्वितीय कौशल, संकल्प और टीम वर्क का नतीजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पूरी टीम को बधाई, जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस करवाया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर जताई खुशी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, विश्व विजेता भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत। नागपुर में भी हजारों फैंस ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। लोग भारत माता की जय, टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी की साझा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारत की जीत के बाद आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखी गई। लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ। युवा निशानेबाज अर्शदीप कौर ने दोहरी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर सहित शीर्ष निशानेबाजों को पछाड़ते हुए राष्ट्रीय चयन ट्रायल के ग्रुप ए की 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किया हासिल। क्वालिफाइंग दौर में 8वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने वाली अर्शदीप कौर ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में अनुभवी दिव्या TS को 37-36 से पछाड़कर शीर्ष स्थान किया हासिल। भारत की अदिति अशोक LPGA गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। अदिति का कुल स्कोर 8 अंडर रहा और वहीं खिताब जीतने वाली कोरिया की मी हुआंग ली के से 3 शॉट पीछे रही। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा तीसरे दौर के 1 अंडर का कार्ड खेलने के बाद जोबर्ग ओपन 2026 में कट में जगह बनाने में सफल रहे। शुभंकर ने तीसरे दौर के बाद संयुक्त 54वें स्थान को हासिल किया। दिल्ली के भरसपा DDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में VGT द्वारा एक गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। महिला दिवस पर
आयोजित इस टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में 60 गोल्फर्स ने लिया भाग। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें रजत पदक में संतोष करना पड़ा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में लक्ष्य को चीनी ताइपे के लिन चुन यी के हाथों 15-21, 20-22 से हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं के एकमात्र टेस्ट मैच में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को तीसरे दिन भारत के खिलाफ 10 विकेट की आसान जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की